एन, एल, एम और एस हमने सीख लिया। अब उस पर हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का स्पिन भी अपोजिट होगा। ये चीजें आपको पता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, इफ ऑर्बिट नंबर इज एन, कोई भी ऑर्बिट नंबर आपको दे दिया जाए, उसमें बोल दिया जाए नंबर ऑफ सबसेल, उसमें कोई आपसे पूछे सबसेल कितने होंगे, सबसेल एन होंगे, 0 से लेके एन माइनस 1 तक। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें एन स्क्वायर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस ऑर्बिट में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें टोटल मिला के कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 2, तो कितने ऑर्बिटल है, एन स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर। ये है। दूसरा हम बात करें, आपको एल की वैल्यू दे रखी, ठीक है। इफ एल इज गिवन, आपको बोल दे एल की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 होते हैं, 2l + 1 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, ये सबसेल के अंदर है, ये आपको एल देगा तो किसके अंदर पूछेगा, सबसेल के अंदर, तो 2 × 2l + 1। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, जिसका नंबर आपको दे रखा है, जिसका आपको नंबर दे रखा है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो आपको क्वेश्चन करने हैं आप दोनों अप्रोच से करोगे, सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव से भी। इन पेपर में आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओगे क्योंकि आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो टाइम जितना कम कंज्यूम करो उतना अच्छा रहता है। जब आपको बोल दिया जाए कि ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 3, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodate in this orbit, इस ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये आपको निकालना ऑर्बिट, मतलब आपको एन की वैल्यू 3 दे रखी है और बोल रहा है कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट होता है 2n स्क्वायर कर दो, क्या आंसर आ गया, 18 आ गया। तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे आएंगे बताता हूँ आपको। एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। एल की वैल्यू 1, ये आपका एस सबसेल हो गया, ठीक है। ये आपका पी सबसेल हो गया, ये आपका डी सबसेल हो गया, एस सबसेल, पी सबसेल, इसके अंदर कितना होता है, 1 ऑर्बिट, एक होता है 1 ऑर्बिट। इसके अंदर 3 ऑर्बिट, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल, ठीक है। 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसका सभी को पता होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप निकालना भी जानते हो, एम की वैल्यू निकालोगे उतना ही आएगा। इसमें कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा नाम सुना होगा सभी बच्चों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें 7 ऑर्बिट होते हैं। जो ऑर्बिट नंबर होता नहीं, वो पीरियड नंबर को ही बोलते हैं, हम बोलते हैं जो ऑर्बिट नंबर वो पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर ही होता है। ऑर्बिट नंबर बोल दिया जाए या पीरियड नंबर बोल दिया जाए, पीरियड नंबर वो एक ही बात है। अब जैसे मैं बात करूं, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं, ठीक। हम देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n = 1, कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पीरियड की बात होगी, फर्स्ट पीरियड बोल दो या फर्स्ट
ऑर्बिट बोल दो। कितने आएंगे, n इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई 2n² दैट इज इक्वल टू 2। पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एलिमेंट होंगे। n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे 2n², कितना आ जाएगा 8 आएगा। थर्ड पीरियड में कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 3⁻², ठीक है 18। n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 5 हो, n की वैल्यू 6 हो, n की वैल्यू 7 हो, ठीक है ये है। तो इसमें कितने आ जाएंगे, आप कैलकुलेट करोगे 32 आ जाएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे 5 की पावर 2 50 आ जाएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे 36 72 आ सकते हैं। इसमें आ कितने सकते हैं, आ कितने रहेंगे वो एक अलग केस है। आ कितने सकते हैं, कैन बी अकोमोडेट 7, तो कितने आ जाएंगे 49 98, इतने आ सकते हैं। तो मॉडल पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट आ सकते हैं। आ क्यों नहीं रहे उसका रीजन आगे पता चलेगा, उस चैप्टर में भी कुछ ही तो अपने को पढ़ना है ये। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए कोई बोल देगा आपको कि ऑर्बिट है कोई, और सॉरी कोई सबसेल है, उस सबसेल का एल की वैल्यू आपको बोल दिया कि 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सबसेल, इन दिस सबसेल। इस सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन बताइए कितने आएंगे। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले तो ऑर्बिटल निकाल लो। ऑर्बिटल कितने होंगे, कैसे निकलते हैं 12 + 1 से निकल जाते हैं। तो वो आपके 20 + 1 21 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 21। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 42। जैसे मैं बात करूँ यहाँ एल की वैल्यू लिखूंगा या नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, ठीक है। यहाँ एल की वैल्यू है, यहाँ नेम ऑफ सबसेल है, नेम ऑफ सबसेल है। ये जो हम पढ़ते हैं 0 का पढ़ते हैं, 1 का पढ़ते हैं, 2 का पढ़ते हैं, 3 का पढ़ते हैं, 4 का पढ़ते हैं, 5 का पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते थे 4 तक पढ़ते हैं। नेम ऑफ सबसेल, एल की वैल्यू 0 होती है तो एस बोलते हैं, 1 होता है तो इसको पी बोलते हैं, 2 होता है तो इसको डी बोलते हैं, 3 होगा तो इसको एफ बोलेंगे, 4 होगा तो इसको जी बोलेंगे, ये एच बोलेंगे। एस सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, पी के अंदर 3 होंगे, डी के अंदर 5 होंगे, एफ के अंदर 7 होंगे, जी के अंदर 9 होंगे, एच के अंदर 11 होंगे। दो बढ़ते जाते हैं। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला 2l + 1 होता है। किसी को भी ये डाउट आए कैसे निकालें, ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे भाई। एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि पी सबसेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तुम देखोगे पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जी होता नहीं अपने सिलेबस में नहीं होता लेकिन फिर भी बता सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एच कभी डिस्कोर होगा जो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे उस टाइम पे कितने आएंगे 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सब कुछ फॉर्मूले के हिसाब से हो रहा है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऑर्बिटल निकाल लो, अपने को ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकालना है। तो ऑर्बिटल निकालना हो, चाहे ऑर्बिट में ऑर्बिटल निकालना हो, चाहे सबसेल में निकालना हो। ऑर्बिट में निकालना है तो डायरेक्ट n², सबसेल में निकालना है तो 2l + 1। बस आपको इतना आता है तो आप पूरी केमिस्ट्री लगभग समझ में आने शुरू होगी है। ये है तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पे। जैसे ये क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना आपको, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज n = 3 एंड m = -1। दुनिया में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका n की वैल्यू 3 हो और m की वैल्यू -1 हो। m मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो m की वैल्यू, इसके लिए मैं m की वैल्यू लिखूं, इसके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है 0 ही होगी। इसके लिए m की वैल्यू आपके पास +1 हो सकती है, -1 हो सकती है और 0 हो सकती है। इसके लिए m की वैल्यू क्या क्या लिखोगे तुम, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, +2 हो सकती है। अब कितने ऑर्बिटल होंगे n = 3 के अंदर जिसमें -1 होगा, एक तो ये ऑर्बिटल होगा, एक ये ऑर्बिटल होगा,
कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 ऑर्बिटल होंगे, 2 ऑर्बिटल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 4 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनका n का वैल्यू 3 हो, m का वैल्यू क्या हो? -1 हो। n का वैल्यू 3, इसको क्या बोलोगे? s। भाई ये जो आप बना रहे हो, l की वैल्यू जब 3 है, n की वैल्यू जब l की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 3, तो आप क्या बोल रहे हो? 3s के बारे में बात कर रहे हो। l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है, आप किसकी बात कर रहे हो? 3p की बात कर रहे हो। l की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, इसको 3d बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर 3 होंगे, px होगा, py होगा और pz होगा। इसमें तुम जानते हो 5 होते हैं। d x² - y² होता है, d xy होता है, d yz होता है, d zx होता है और d z² होता है। -1 के कितने होंगे? इनमें से कोई एक का -1 होगा, इसमें से किसी एक का -1 होगा, इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो 0। तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे। इस टाइप के अपने क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का देखते ही हमें n दिया है, m दिया है, ठीक है। सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल बड़ा क्लियर रखें। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऑर्बिटल पहले निकालने पड़ेंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बड़ा ही जनरल कॉन्सेप्ट है। और दोनों की स्पिन भी अपोजिट होती है। दोनों की स्पिन क्या होती है? अपोजिट होती है। अब जैसे बोल दिया जाए n की वैल्यू 5 हो और स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू -1/2 हो, इतने ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? n की वैल्यू, ठीक है, 5 है, तो भाई l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू 0 हो सकती है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, l की वैल्यू 2 हो सकती है, l की वैल्यू 3 हो सकती है, l की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। ठीक है, l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे? इसमें एक ऑर्बिटल बनेगा, ऑर्बिटल लिख रहा हूँ। यहाँ कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3। यहाँ कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5। यहाँ कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7। यहाँ कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 9। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑर्बिटल नहीं निकाले, मैंने डायरेक्ट सब सेल में बता दिया। अब आपसे जो बात मैं पूछने जा रहा हूँ, आपको पता है कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन 1/2 होगा, दूसरा -1/2 होगा। वो बोल रहा -1/2 के बताइए। सब बात इसमें 2 होंगे तो क्या होगा? एक 1/2 का, एक -1/2 का। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में नहीं है, सब सेल में है। 3 ऑर्बिटल में है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, 5 यहाँ से आएंगे, 7 यहाँ से आएंगे और 9 यहाँ से आएंगे। टोटल ऐड कर दीजिए आप। टोटल ऐड करोगे आप, 4 और 5 9, 9 18, 18 और 7 25, 25 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, एक और केस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैव n + l लेस देन 7 एंड मोर देन 5। 3 लिख लेता, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैथ है थोड़ा। n + l 7 से कम हो और 3 से ज्यादा हो, ठीक है। n + l ये इक्वल कर दो लो, 7 के इक्वल है, हो सकता है, और 3 से ज्यादा रहना चाहिए, ये है, ठीक है। यहाँ l n लिख लेते हैं, यहाँ l लिख लेते हैं, यहाँ n + l लिख लेते हैं। ये 7 हो और ये 0 हो, अलाउड है? 7 बिल्कुल अलाउड है, कंडीशन के हिसाब से अलाउड है। वैसे क्या अलाउड है? n की वैल्यू 7 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये तो मैथमेटिकली था भाई, n + l मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 के बराबर आ सकता है, ये तो मैथमेटिकली हो गया। क्या ऐसा हो सकता है n की वैल्यू 7 है? बिल्कुल हो सकता है। 6 और 1 5 और 2 5 और 2, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा यार, बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन। 5 पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। 5 और 2 4 और 3 3 और 4 ये नहीं होगा। क्यों? n की वैल्यू और l की वैल्यू याद होगा। l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जा सकती है, ठीक है ना। ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, मैथमेटिकली भी इक्वल हो रहा है और ये कॉन्सेप्चुअल। मैंने बोला 5 से ज्यादा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। 6 भी तो अलाउड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6-0 हो सकता है, 6-1 और 5-1 हो सकता है, 4-2 हो सकता है, 3-3 ये नहीं होगा भाई, कॉन्सेप्चुअली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉन्सेप्चुअली?
n की वैल्यू और l की वैल्यू में 1 का फर्क होना जरूरी होता है। तो ये आपका हो जाएगा सम 6 आ जाएगा, इसका सम 6 आएगा, 6 आएगा। और क्या करूँ 5 नहीं, 5 नहीं करना, मना किया हुआ, ठीक है। ये है। अब देखिए तो ये है क्या क्या, तुमसे कोई पूछे सबसेल का, मैं पूछ लेता हूँ, यहाँ सबसेल का नाम लिख रहा हूँ। आपको सबसेल से क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर से सबसेल लिखना जरूर क्वेश्चन पेपर में मिलता है। हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे इस बहाने इसकी। ये है क्या 7 0, ये मतलब 7s की बात कर रहा है, 6 ये आपको 6p की बात कर रहा है, ये आपको 5d की बात कर रहा है, ये 4f की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फिर आया, ये आपको 6s की बात कर रहा है, ये 5p की बात हो रही है, यहाँ पे आपको जो बात हो रही है वो 4d की है। इलेक्ट्रॉन बताने थे, 7 सबसेल है ये, ठीक है। इसमें तो एक ही ऑर्बिटल रहा होगा, 1 ऑर्बिटल, यहाँ ऑर्बिटल लिख दूँ कितने हैं, ठीक है। एस में तो एक ही होता, चाहे 1s हो, चाहे 2s, 3s, 4s, 7s। पी में कितने होते हैं 3, डी में कितने होते हैं 5, इसमें कितने होते हैं 7, इसमें कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 3, इसमें कितने होंगे 5, ठीक है। ये था। अब इसको टोटल को ऐड कर लीजिए और नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दीजिए। 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 25 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 25 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन तो आपके 50 होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये था। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स लगाया है, ठीक, और कंडीशन ये लगाई। देखिए एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसी के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल आर पॉसिबल, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत काम आएगी इस क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल आर पॉसिबल, कौन सा सबसेल है जो पॉसिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल आर पॉसिबल। आपको मैं लिखूँ 1s क्या पॉसिबल है, 2s, 1s, 1p, 1d, 1f, इस तरीके के क्वेश्चन। 1s पॉसिबिलिटी के लिए आपको n और l की वैल्यू चेक करनी पड़ती है, n और l की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है इसके लिए 1, l की वैल्यू क्या 0, क्या पॉसिबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो सही है 1s पॉसिबल है, मिलेगा आपको, जरूर मिलता है, पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते। 1p कभी नहीं आता, क्यों नहीं आता, n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू आप बोल रहे हो 1 है, नहीं पॉसिबल ही नहीं, ये नहीं हो सकता। 1d हो सकता है क्या, n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 3, नहीं हो सकता। आप s देखोगे, s 1 से शुरू हो जाता है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, कहीं से भी लेके। p की आप बात करोगे, p 1 से नहीं शुरू होगा, 2 से होगा हमेशा, 2p, 3p, 4p, 5p, ऐसे। क्यों, वैल्यू चेक करो ना भाई, 2p में क्या होगा, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, पॉसिबल था। d देखना 3 से शुरू होता है, 3d, 4d, 5d, ऐसे। क्यों, d के अंदर l की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम भी 3 होगी, 3d। f कहाँ से शुरू होगा, 4 से, 4f, 5f, 6f, क्यों, l की वैल्यू 3 होगी, f के लिए l की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू एक ज्यादा जरूर मिलेगी। g सबसेल 5f, 6f, 7f। तो बोला जाता है s सबसेल कौन से पीरियड से शुरू हो जाता है, पीरियड मतलब ऑर्बिट कोई दूसरा नाम पीरियड है, फर्स्ट से शुरू हो जाता है। p कहाँ से शुरू होता है, सेकंड पीरियड से, d थर्ड पीरियड से, f फोर्थ पीरियड से, g फिफ्थ पीरियड से। कोई भी आपको सबसेल दे दिया जाए, तब उसका l की वैल्यू निकाल के आप मिनिमम पीरियड नंबर निकाल सकते हो। जिसमें बोल दो कि l की वैल्यू 10 है, तो कौन से पीरियड से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम से मिनिमम भी आपका L11 तो होगा ही होगा, क्यों, L10 है तो n मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, तो 11th आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सबसेल, सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा इससे, ठीक है।
कई बार आपको ये जो साई है इसके नीचे ऐसे क्वेश्चन लिखा मिल सकता है, ये जैसे ये लिखा 320, ये एक्चुअल में आपको क्या बता रहा है, आगे का ये एक्चुअल में एन एल और एम होता है, एन एल और एम होता है। तो आपको जो पहला नंबर है वो आपको एन बता रहा है, एल की वैल्यू 2 है तो ये आपको बता रहा है डी सब सेल है, क्या बता रहा है, डी सब सेल है, ठीक है, और एम की वैल्यू 0 बता रहा है। ये है एक्चुअल इसका, इस टाइप का छोटा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम जो नेक्स्ट है एक टॉपिक पढ़ते हैं, अच्छा टॉपिक है अपना, ठीक है, तो वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या चीज है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल in single electron species, energy of orbital in single electron species is decided by only principal quantum number n, only principal quantum number n, and that is decided according to the Bohr model। जैसे बोहर मॉडल में निकालते आए थे, बोहर मॉडल में एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप देखोगे सिर्फ n पे डिपेंड कर रहा है, l वहां पे तो ऑर्बिटल सब सेल था ही नहीं। कोई तुमसे बोले हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इसमें आपको पूछा जाए 1s 2s 3s 4s, इनकी एनर्जी बताइए। आप देखोगे एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, n बढ़ेगा तो कम नेगेटिव में होता जाएगा इसकी जगह। कोई तुम्हें बोले 2s और 2p की एनर्जी बताइए, तो ये एनर्जी बराबर बताएगा, 2s और 2p की एनर्जी क्या बताएगा, बराबर बताएगा। तो कोई भी सबसेल, पहले सबसेल की निकालेंगे फिर हम ऑर्बिटल की निकालेंगे, तो बराबर निकालेगा, ठीक है। अब हम बात करें तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, उसके लिए आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, इसके लिए, ठीक है। तो 1s लेस देन 2s और 2p इक्वल बोलेगा ये, 3s 3p और 3d इक्वल आएगी, 4s 4p 4d, इस तरीके से डिपेंड ऑन ओनली n। s और p सब सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, यही तो था फाइन स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम। ये बोल रहा है s और p की तो एनर्जी बराबर होगी लेकिन अलग अलग होगी, एनर्जी अलग अलग हो सकती है। हाइड्रोजन एटम में बिल्कुल सही है बोहर मॉडल, आज भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिक्कत, हाइड्रोजन में दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, तो लिखे इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ ए सबसेल, द एनर्जी ऑफ ए सबसेल इज डिसाइडेड बाय n plus l, is decided by n plus l। If n plus l increase, energy increase, n plus l सेम हो जाए, n plus l सेम है, then n increase, energy increase। in case of multi electron, मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो आप n plus l रूल लगाओगे सब सेल, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन में L का रोल आ रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में L का रोल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में L का रोल नहीं था, मल्टी इलेक्ट्रॉन में L का रोल है। रोल होगा तो अपने को देखना पड़ेगा क्या रोल है और कैसे है, क्या चाहिए उसको बेसिकली, ठीक है। हम देखते हैं इसको कि ये क्या चाहिए इसको। जैसे अपने पास एनर्जी निकालनी है, बट 2s और 2p की एनर्जी बताइए फॉर सोडियम एटम, फॉर सोडियम एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, n प्लस l का मामला है, ठीक है, n लिख लेते हैं दोनों का, l लिख लेते हैं। इसके लिए n बताइए कितना है 2, इसके लिए कितना है 2,
एल की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए 1, एन प्लस एल की बात करोगे, ये 2 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2p इज मोर देन 2s, 2p इज मोर देन 2s। एनर्जी आपने निकाल दी, ठीक है। एनर्जी इस तरीके से निकालेंगे। आपको एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सबसेल, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सबसेल इन सोडियम एटम। सोडियम एटम के अंदर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, बहुत सारे पीछे तक भी लिखता जाऊंगा, किसी का भी ऑप्शन निकलवा जैसे, ठीक है। अब देखिए n प्लस एल, यहाँ पे ऑर्बिटल लिखता जा रहा हूँ और यहाँ n प्लस एल लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस एल, यहाँ पे आपका ऑर्बिटल सॉरी सबसेल, ऑर्बिटल की तब तक हमने डिफाइन सीखी नहीं। 1s, n प्लस एल कितना होगा, 1 होगा। 2s के लिए कितना होगा, 2 होगा। 2p के लिए कितना होगा, 3 होगा। 3s के लिए कितना होगा, 3 होगा। 3p के लिए कितना होगा, 4 होगा। 3d के लिए कितना होगा, 5 होगा। 4s के लिए कितना होगा, 4 होगा। 4p के लिए कितना होगा, 5 होगा। 4d के लिए कितना होगा, 6 होगा। 4f के लिए कितना होगा, 7 होगा। 5s होता तो उसके लिए 5 हो जाता, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। अब एनर्जी देखिए, सबसे कम तो है 1s की, फिर किसकी, 2s की, फिर किसकी, 2p की, फिर 3s, फिर 3s, ठीक है। उसके बाद 3p का कितना था, 4, उसके बाद 4s आ जा रहा है, फिर जाके कौन आएगा, 3d आएगा। 3d की ज्यादा है, 3d के 5 है और 4s के कितने हैं, 3। 4p 3d और 4p के अंदर बात आ जाएगी, ये भी 5, ये भी 5। when n plus l are same then n increase, एनर्जी इंक्रीज। तो 3d और 4p में एनर्जी किसकी ज्यादा है, 4p। अब वो आगे लिखते जाएंगे टेबल, ठीक है। अब इसी तरीके से 4p और 5s में एनर्जी किसकी ज्यादा हो, 4p और 5s, 4p और 5s में तुम एनर्जी देखोगे 5s की ज्यादा हो, 5s। क्यों, n प्लस एल, इसका ही 5 इसका ही 5, n प्लस एल सेम होता है तो n इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज। किसके केस में, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। एनर्जी का मैं ऑर्डर डायरेक्ट आपको लिख के भी बता सकता हूँ। ये जो ऑर्डर होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है, ठीक है। जो एनर्जी होती है 1s, उसके बाद एनर्जी होती है आपकी 2s की, फिर आपकी एनर्जी होती है 2p की, फिर होता है आपका 3s, फिर होता है आपका 3p, फिर होता है आपका 4s, फिर 3d, फिर आएगा आपका 4p, ठीक, 4p, उसके बाद आएगा आपका 5s, उसके बाद आएगा 5s की कितना होगा एनर्जी, 5 होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा 5s के बाद आपका 4d, उसके बाद आएगा आपका 5p की एनर्जी कितनी होगी, 6 के बराबर होगी, ठीक है। 5p की एनर्जी इसके बराबर होगी। फिर आएगा आपका 6s, कितनी एनर्जी होगी, 6 होगी, 6s। उसके बाद आपका कौन आएगा यहाँ पे, 6s के बाद यहाँ पे आपका 5d की एनर्जी कितनी होगी, 7 होगी, 5d। फिर आएगा आपका 4f, सॉरी गलती लिख दिया, 4f आएगा, फिर आपका 5d आएगा, फिर आपका 6p आएगा। इसी तरीके से आप लिखते जाओगे, 7s आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 5f आएगा, फिर आपका 6d आएगा, फिर यहाँ पे आपका 7p आएगा, 7p आ जाएगा। 5f की वैल्यू भी 8 है, 6d की वैल्यू भी 8 है, ये लिख सकते हो। पूरा पीरियोडिक टेबल काम चल जाएगा तुम्हारा, पूरा पीरियोडिक टेबल। और मैंने कोई ऐसी नहीं लिखी है, ये 1 है, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू लिखता जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, तुम भी लिखना जरूर। 3 है इसीलिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए आपका 6 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए 7 है, इसके लिए 5d, इसके लिए 7 है, इसके लिए 7 है, इसके लिए 7 है, 5f, ये आपको 8 है, ये 8 है और ये 8 है। देखो
जब n प्लस एल सेम होता है तो ये रूल होता है। फॉर हाइड्रोजन एटम ये सेम चीज आपको हाइड्रोजन एटम में पूछता है, बच्चा गलती कर देता है। ये 1s से ज्यादा किसका होगा, 2s और 2p बराबर होगा, 3s 3p 3d बराबर होगा, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। इसी तरीके से 7 के सारे इक्वल आ जाएंगे, बस n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ये कब है, हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर है, ठीक है। तो ऑर्बिटल सब सेल की एनर्जी निकालना सीखा, ऑर्बिटल की एनर्जी निकालना नहीं सीखा। अब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल की एनर्जी किस तरीके से कंपेयर करेंगे, एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं हो पाता है। जैसे हम बात करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, और ये बाहर को ऑर्बिट है, मान लिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये कितना अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा होगा, जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जितना जेड होगा। अब मान लिया कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, वो अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस की वजह से, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे, और जेड इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एटम था, तो ये रूल था। बस डायरेक्ट हम बता देते सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। अब की बार रिपल्सिव फोर्स। अब देखोगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वहां पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन, न्यूक्लियस के लिए, एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पे एफ अट्रैक्शन होता है, किस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और एफ रिपल्सन भी तो होता है। एफ रिपल्सन जो होता है वो किस के बीच में होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। ये है इनर इलेक्ट्रॉन जो अंदर आ चुके हैं, और ये एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब इस पे एक्चुअल में जितना, यदि ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इस पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता, तो जितना अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब ये फील करता, अब उतना अट्रैक्शन नहीं कर रहा है। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं उस न्यूक्लियस को शिल्ड कर देते हैं, ढक लेते हैं, तो ये कम अट्रैक्शन फील करता है, कम करता है ये अट्रैक्शन। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट, उसके अंदर जो वो करते हैं फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो जेड इफेक्टिव कहलाता है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव, और दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस। यदि मैं यहाँ बोल दूं, यहाँ मेरे पास 12 प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन, 12, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता, तो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, 12 प्रोटॉन के बराबर। 12 प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। अब मान लिया मेरे पास 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन तो अंदर बैठे हुए हैं, 11 तो, और 12 ही है। अब इसको कितना, क्या उतना ही फोर्स फील होगा जितना सिंगल को हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 11 ये अट्रैक्शन करने वाला तो उतना ही कर रहा है, लेकिन रिपल्सन भी तो लग रहा है। नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो जेड इफेक्टिव कहलाएगा, जेड माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा इज कॉल्ड शिल्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। होता क्या है, शिल्डिंग और स्क्रीनिंग लिख लें। शिल्डिंग और स्क्रीनिंग is the repulsive force provided by the inner electron, outermost electron। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, Na+10 का। Na+10 में
यहाँ पे आपका 10 प्रोटॉन बैठा होगा और ये आपका ऑर्बिट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, कितने प्रोटॉन फोर्स लगा रहे होंगे? 10 प्रोटॉन। और मैं अब बात कर लेता हूँ Na की। Na की बात कर लेता हूँ। Na में तुम देखोगे 11th, ये 11th इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन अंदर बैठा हुआ है। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा? ये आपका यहाँ तो अब भी 11 की गलती से लिख दो, 11 प्रोटॉन होगा नहीं, 11 होगा इसमें। अब भी 11 प्रोटॉन लग रहा होगा अट्रैक्टिव फोर्स तो, लेकिन यार रिपल्सिव फोर्स पे तो लग रहा होगा। तो इस पर नेट अट्रैक्शन कितना होगा? नेट अट्रैक्शन तुम देखोगे कितना आएगा? अट्रैक्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस रिपल्सिव फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? अंदर की तरफ लगने वाला पूरा जो फोर्स है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 प्रोटॉन का फोर्स नहीं फील कर रहा, 11 से कम का कर रहा है। तो 11 प्रोटॉन फिर 11 से कम का क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, इनका हटाओ रिपल्सन, वो सिग्मा हटा दो। ये सिग्मा कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट चैप्टर की चीज है, वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगा। अब बात आती है रिपल्सन की। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं? सील्ड कर देते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियस हुआ, उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, घेर लेते हैं उसको। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, वो बोल देगा हाँ भाई न्यूक्लियस के पास जाना, तो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये शील्ड कर दिया गया न्यूक्लियस को। अब बात रहेगी शील्डिंग की पावर किस पे डिपेंड करेगी? शील्डिंग की पावर तो आपका जो सबसेल है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, पावर ऑफ शील्डिंग सबसे ज्यादा एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, फिर पी के करते हैं, फिर डी के करते हैं, फिर एफ के करते हैं। एस इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा शील्ड करते हैं। एस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्फेरिकल होता है, जितना सिमेट्रिकल होता है न्यूक्लियस के सराउंड में फैल जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कोई भी जगह नहीं मिलती अंदर जाने के लिए। तो उसके हिसाब से तो न्यूक्लियस पूरा शील्डेड है। कौन शील्ड कर रहा है? एस इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है। ये आपका शील्डेड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के अंदर है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब जैसे मैं एक ऑर्बिटल की बात करूं, जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन है, उसका 1s हो, एक लिथियम है, उसका भी 1s हो सकता है। लिथियम +2 नहीं, बोहर मॉडल मत लगा देना। एक Na है, उसका भी 1s हो। अब बोला जाए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? भाई इसमें एक प्रोटॉन होगा, इसमें 3 प्रोटॉन होंगे, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे। और आपको मैंने बताया था जहां अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होगा, एनर्जी किस में मिलेगी? नेगेटिव में मिलेगी। एनर्जी किस में मिलेगी? नेगेटिव। -13.6 Z/n का होल स्क्वायर याद होगा। वो माइनस क्यों था? वो माइनस बता रहा था अट्रैक्टिव है, फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। अब बताइए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स का ऑर्डर देख रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा बताइए इलेक्ट्रॉन पे कहाँ? 1s के इलेक्ट्रॉन पे ये सबसे ज्यादा यहाँ लगेगा। तो Na में सबसे ज्यादा लगेगा, फिर Li में लगेगा, फिर H में लगेगा। तो इसका तो क्या होगा? मोस्ट नेगेटिव होगा, मोस्ट नेगेटिव। एनर्जी पूछ लिया जाए 1s, एनर्जी का ऑर्डर 1s ऑफ हाइड्रोजन इसकी सबसे ज्यादा होगी, 1s ऑफ लिथियम से, और फिर 1s ऑफ अट्रैक्टिव तो सबसे ज्यादा इसमें, लेकिन नेगेटिव में चली गई होगी नहीं। जैसे कोई बोले तुमसे इसकी मान लेता हूँ -11 हो, इसकी -3 हो, इसकी -1 हो, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ये 1। इसमें अट्रैक्शन सबसे कम है, तो माइनस में सबसे कम जाएगा, माइनस कम होगा तो सबसे ज्यादा है। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बोल देगा 2s की एनर्जी बतानी है आपको, लिथियम की और सोडियम की। बच्चा बोलता है कि अट्रैक्शन इसमें ज्यादा और एनर्जी उसकी ज्यादा, मार क्या जाता? नहीं, अट्रैक्शन ज्यादा तो इसकी ज्यादा नेगेटिव में है। अब वो बोलते सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करो, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सही है, Na का ज्यादा होगा। साइन की भी तो बात है, साइन साथ में लेना होता है, याद है। ठीक है, इस तरीके से आप ऑर्बिटल की एनर्जी निकालोगे। ये आपको बता रहा है कि जो s का इलेक्ट्रॉन होगा, s का इलेक्ट्रॉन लिथियम 2 पॉजिटिव और Na2, इसका ज्यादा अट्रैक्टेड है।
क्यों? इसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन है तो ज्यादा अट्रैक्ट कर, वो न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा मिलेगा, ये ज्यादा न्यूक्लियस के पास मिलेगा इससे कंपेरिजन में। इसका जो है इसका 2s का क्या होगा, इसके 2s से ज्यादा पास में रहता है, वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? प्रोटॉन की वजह से। ये था अपने को एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालने का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने इतना केमिस्ट्री सीख लिया है, हम इलेक्ट्रॉन कैसे डालें एटम के अंदर वो हम सीखते हैं। तो उसके लिए एक रूल आता है, अफबाओ प्रिंसिपल। अफबाओ प्रिंसिपल, अफबाओ प्रिंसिपल। अफबाओ का मतलब, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं। अफबाओ एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, बनाना किसी चीज को। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है। इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे? जिसमें आपको बोल दूं 11 इलेक्ट्रॉन है, भरिए किसी उसके अंदर। आपको याद होगा पहले आप करते थे KLMN वगैरह वगैरह, वो छोड़ दिया, अच्छा मेथड सिखाते हैं। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखिए अबाउ प्रिंसिपल की डेफिनेशन, इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इंटर इन दैट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इंटर इन दैट ऑर्बिट which contain electron enter in that orbit which have less energy। जहां एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। एनर्जी का और स्टेबिलिटी का रिलेशन इनवर्स होता है। दुनिया की हर चीज ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब कम एनर्जी की तरफ जाएगी, और कम एनर्जी की तरफ जाएगी तो तुम्हें पता ही होगा, कम एनर्जी की तरफ जाएगी तो बहुत आराम से लिख दोगे। एनर्जी का ऑर्डर अभी अभी मैं बता के तुम्हें आया, ठीक है? एनर्जी का ऑर्डर हम बताते हैं। एक सिंपल आपको रूल भी बताता हूँ, ऐसे लिख लीजिए 1s 2s 2p, पीरियड नंबर के साथ 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5p, 6s 6p 6d 6f 6g 6h, 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। देखो 1 में आप p मत लिखिएगा। अब एक तिरछी लाइन ऐसी ऐसी बनी, लाइन तिरछी होनी चाहिए, बिल्कुल सही स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से लाइन देख लेना, सीधी हो। यहां से आपको इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करना है, यहां से ये आइए, एरो मतलब खत्म हो गया, यहां एंड हो गया, यहां एंड हो रहा है, और यहां स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए। कहां जाओगे? एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो 1s में जाओगे। सब सेल नहीं है, ऑर्बिटल नहीं, सब सेल है। और किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता है। s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, और f में 14 आते हैं। तो सबसे पहले यहां से शुरू किया, 1s आया, आप इसमें इलेक्ट्रॉन आ दिए। आपके पास मान लिया एक इलेक्ट्रॉन था तो 1s1, 2 थे तो 1s2, 3 थे। फिर कहां जाओगे? क्या यहां से यहां? नहीं नहीं, यहां से यहां जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है। खत्म हो गया तो यहां से स्टार्ट, यहीं से होगा, हर चीज स्टार्ट वहीं से होगी, ठीक। ये है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका, बहुत सिंपल है रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें बोलो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। मैं गया उधर से सबसे ऊपर, कम एनर्जी, ये तो आप एनर्जी का बॉडी लंबा चौड़ा ऑर्डर आपको बताया था वो कर लो। अब डायरेक्ट लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन तो आपको कहाँ जाएगा? 1s1 में जाएगा। हीलियम की बात आई, हीलियम है मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में? 2, 1s2 मान लिया। नेक्स्ट में थर्ड लिथियम पे गया, 1s2, ये तो पूरा हो गया। यहाँ से उल्टा, नहीं नहीं, यहाँ से आइए, यहाँ से आए, क्या मिला रास्ते में? 2s, लिथियम हो गया, बेरिलियम 4, बेरिलियम 4 है, 1s2 पहला भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इधर से आना शुरू किया था, 2s2, बोरोन 5, सबसे पहले 1s2 फिर 2s2, खत्म हो गया। यहां से मत चले जाना,
यहाँ से चले जाओगे तो गलती हो जाएगी, नहीं, ये कंप्लीट, ये लाइन कंप्लीट तो पीछे जाइए वहां से पूरी 2p बोलो कार्बन 1s2 2s2 2p 2 p में 6 आ सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आप लिख सकते हो सभी का 6 तक एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ पी में, ठीक है। ये कहाँ से आए हैं ऑर्डर, पहले एस में जाएगा फिर एनर्जी का ऑर्डर है, मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था N+L रूल से, ये कोई याद करने की चीज नहीं है, ये टेबल आप याद नहीं करना चाहते आप N+L करिए, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा नहीं, आप क्या बड़ी चीज है, पीरियड वाइज लिखे यार, 1s दूसरे में 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरीके से तिरछी एरो लगा दी, 2 बार टाइम लगेगा, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से देखो, मैं कुछ और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा दूँ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि निकल है मेरे पास, निकल का एटॉमिक नंबर बोल दिया मैंने कि 28, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले 1s2, एरो खत्म हुई, दूसरे पे गए 2s2, इलेक्ट्रॉन तो 4 ही हुए, 3p6, 3p के बाद बताइए 3d नहीं आएगा, यहाँ गड़बड़ होती है, 3p के बाद देखिए तो क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20, 4p कहाँ गए 4s, 4s ये खत्म हुआ तो कहाँ जाओगे 3d, 3d 8, ये 3d 8, इस तरीके से लिखते हैं 3d 8, बहुत सिंपल है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, मान लिया आपको बोल देते क्लोरीन 17 होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, बहुत सिंपल, इसके हिसाब से चल जाएगा, ये टेबल बना के रखें कॉपी पे, 2 बार बिना देख के 2 बार देख के बनाए, अपने आप याद हो जाएगा, ये एनर्जी का ही ऑर्डर है, कहीं पे भूल लग जाए, अच्छा डी आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, एनर्जी निकालो, कम एनर्जी वाला पहले आएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन जाता है कम एनर्जी के पास, ये है। इसमें एक तो एक्सेप्शन आएंगे, उसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा, एक्सेप्शन है अपने पास, उसका मैं रीजन भी तुम्हें दूंगा। एक्सेप्शन है कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, कॉपर का होता है 29, रूल के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया, एक्चुअल में जो पाया गया प्रैक्टिकली आपको बताओ, जो एक्चुअल में है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 है, ये एक्सेप्शन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, ये एक्सेप्शन। सेम एक्सेप्शन आपका क्रोमियम में है, सेम एक्सेप्शन आपका क्रोमियम में है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए था, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो आपका एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया, दो ये आपको याद करने हैं, और होमवर्क क्या है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के देखना है। अबाव प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल बनाना, टू बिल्ड अप, इसको बोलते हैं अबाव प्रिंसिपल, शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, अब जो अबाव प्रिंसिपल है, अबाव प्रिंसिपल के अंदर हम बात करेंगे कि अबाव प्रिंसिपल एक्चुअल में 4 रूल से मिलकर बना होता है। अबाव प्रिंसिपल किससे मिलकर बना होता है, 4 रूल से मिलकर बना होता है। अब 4 रूल से कैसे मिलकर बना होता है देखते हैं। अबाव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल
4 रूल से बनता है। पहला होता है पोलिज। पोलिज एक साइंटिस्ट है। पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। थर्ड है N+L रूल। एंड फोर्थ है एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल है, उनकी आपको एनर्जी के बारे में पूछा गया। ठीक, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। ठीक है, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, N+L रूल, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। ये इन चारों रूल यदि सही लगे तो जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही आता है। वो क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया शॉर्टकट मेथड से, वो जो आपको अभी डायग्राम बना के इनसे वही निकल के आएगा। लेकिन इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पेपर में आती है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है। सीबीएसई वाले बच्चे डायरेक्ट याद रखेंगे, डेफिनेशन आएगी पेपर में, 12th क्लास में भी आएगी, अभी नहीं 12th के पेपर में भी यही आएगी। जो 12th में केमिस्ट्री होती है उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो 11th के होते हैं, और जो बाकी का पोर्शन है वो 12th का होता है। समझ रहे हो? जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो उनको लगता है हम 12th में पढ़ लेंगे तो वो उनको 12th में नंबर आएंगे 40 मैक्सिमम, आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, 40 to 50। वो प्रैक्टिकल लग के, ग्रेस मार्क लग के मुश्किल से आते हैं। आपने 11th नहीं पढ़ी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा जिंदगी में, ये याद रखिए। 11th बहुत काम आएगा, डेफिनेशन डायरेक्ट आती है 12th में कोई नहीं पढ़ाता है डेफिनेशन। अब ये मान के चलिए 70 में से लगभग 35 होता है जो 11th का होता है, 35 ये होता है 12th में कुछ भी नहीं है। 12th का सिलेबस आप आज अपने जो बच्चे हैं 12th में, अभी तो स्कूल नहीं शुरू हुआ, यदि मान लें स्कूल स्टार्ट हो तो उनसे पूछें 12th का कितना सिलेबस, जुलाई एंड में 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जुलाई एंड 12th में कुछ भी पोर्शन नहीं होता, पूरा 11th होता, बहुत डिफिकल्ट और बहुत होता। जैसे कि आपने पढ़ा मोल कंसेप्ट, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था। जिन बच्चों को आ गया तो बिल्कुल ना घबराएं, पूरी केमिस्ट्री उनको आ जाएगी। जिनको 50% आ गया उनको भी पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं उसको भी केमिस्ट्री जरूर आ जाएगी। जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं उसको देखो नहीं आएगी, ये भी पक्का। जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं उसको बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो वो जरूर पढ़े। किसी को फिर भी मोल कंसेप्ट से दिक्कत आ रही तो मेरे को जरूर बताए। तो है अपना पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल, N+L रूल, एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। हम बोलते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बोलते आए हैं एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात ये है, और हम बोलते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बात इसने बताई थी, पोलिज ने। किसने बताई थी? पोलिज ने। क्या बताया था? देखिए, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। No two electron in an orbital have same value of all 4 quantum number। किसी एक ऑर्बिटल में कोई 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं रख सकते। ये तो थी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन, देसी भाषा में बात करते हैं। क्या बोला इसने? सिंपली बोला, लिखें दूसरी डेफिनेशन, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन आर अपोजिट। 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर दोनों की स्पिन अपोजिट होंगे एक दूसरे, उससे भी यही बात निकलती है, उससे भी ये। देखिए मैं बोल दूं
कल को मेरा मन कर गया नहीं मैं 3 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ऐसे डाल दिया, तो किसको दिक्कत है बताइए? 3 डालने में डाल दिया। मान लिया कोई 3s बनाया मैंने, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इसके लिए लिख रहे हैं नंबर। पहले के लिए n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू तो इसके लिए भी वो है, इसके लिए भी 3 है और इसके लिए भी 3 है, क्यों ये 3 लिखा हुआ? l की वैल्यू बताइए, s सब सेल है तो l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू इसके लिए भी 0। m की वैल्यू बताइए, s के लिए तो m की वैल्यू सभी में 0 ही रहेगी। s की वैल्यू, इसके लिए कुछ भी एक मान लीजिए, ऊपर की तरफ है तो मान लिया मैंने ये +1/2 है, यदि ये +1/2 है तो ये जो है 100% -1/2, तो ये कितनी होगी? यदि ये ऊपर +1/2 मानी तो यहाँ भी 1/2 आ गई। और ये तो क्या बोलता है, नहीं चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये चारों सेम हो गए। इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा भाई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं रह सकते, 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं रहेंगे। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दोनों की स्पिन क्या करनी पड़ेगी? अपोजिट, ये और ये चल जाएगा। तो ये था एक्सक्लूड करो, बाहर निकालो उसको, तीसरे को। तो इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ये जो सिंपल भाषा है उसने थोड़ा अंग्रेजी में बोल दिया। ये था अबाउ प्रिंसिपल, कुछ हो सके अबाउ पोलीज एक्सक्लूसिव, एक इलेक्ट्रॉन में 2 ही हो। नेक्स्ट है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या चीज है? हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या चीज होती है? सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन इसमें दिखाऊंगा, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो देखिए, द ऑर्बिटल which have same energy, the orbital which have same energy are called degenerate, which have same energy are called degenerate, and orbital of a subcell and orbital of a subcell have same energy when electric or magnetic field are not applied। उस प्रॉपर्टी को हम डीजनरेसी बोलते हैं। डीजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी, डीजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी। यहां मैं सब सेल लिख रहा हूं, ठीक है, सब सेल। यहां पे मैं उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिख रहा हूं। यहां क्या डीजनरेसी है या नहीं है? डीजनरेसी SPDF, एस नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एस में तो एक ही होंगे, पी में 3 होंगे, डी में 5 होंगे, एफ में 7 होंगे। इसमें डीजनरेसी है क्या? जब एक ही है तो क्या डीजनरेसी होगी? ये तीन, इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है भाई, PX PY PZ बिल्कुल इक्वल एनर्जी होती है। इनकी पांचों की एनर्जी इक्वल होती है, DX² - Y², DYZ, DZX, DZ² एंड DXY। इसी तरीके से सातों की एनर्जी बराबर। ये जो एनर्जी बराबर होती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजनरेसी। ये तब रहती है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते। जैसे आपने एक्स एक्सिस में लगा दिया तो एक्स एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो डीजनरेसी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डीजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी की बात चल रही है, तो इक्वल एनर्जी होती है, डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो हून्स ने क्या बोला? हून्स ने आपको ये बोला, सिंपल आपको बता दें, लिखवाने की तो क्या जरूरत है, बाद में तुम अपने आप से इंग्लिश लिख के बना देना। जैसे आप 2p ऑर्बिटल बना रहे हो, 2p ऑर्बिटल ये आ गया, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं आप इसको px लिखो, इसको py, मन करे आप इसको pz लिख लो, इसको pz लिख लो। ये 3 डिब्बे वैसे समझाने के लिए बनाए हुए। उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2p1 है तो ये है, 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कैसे भरोगे आप? उसने बोला सेम स्पिन के साथ भरे जाएंगे भाई, इसकी एनर्जी और इसकी, तीनों की एनर्जी इक्वल है। दूसरे में जाएगा, अब दूसरे में उसका मन करे नहीं मैं तो नीचे की तरफ जाऊंगा, नहीं, विद सेम स्पिन 2p3। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये यहां जाएगा, 2p4 यहां पे। तो मतलब पेयरिंग
स्टार्ट तब होगी जब सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए विद सेम स्पीड। तो लिखें हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है, देखें इन डीजेनरेट ऑर्बिटल, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल pairing will start only and only pairing will start when all orbital are singly occupied, all orbital are singly occupied with same speed, singly occupied with same speed, सेम स्पिन के साथ सिंगली ऑक्यूपाइड हो तब होगा। अब कोई बोल दे 2p2 है और मैंने ऐसा बना के दे दिया आपको, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कौन बोल रहा है? क्या पुलिस ने बोला गलत है? नहीं, पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं था। पुलिस को तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब था, पुलिस के हिसाब से सही था। कोई ने बना किया हून्स ने, हून्स बोलता नहीं, पेर पहले सिंगल सिंगल सेम स्पिन के साथ करिए, सिंगल सिंगल। तो सिंगल तो किया है लेकिन स्पिन तो उल्टा कर दिया। कोई बोले ऐसा कर देते, ये भी गड़बड़ है। उसने बोला नहीं, पहले एक एक भरिए सेम स्पिन के साथ। कोई बोल दे ऐसा कर दूं तो मैं, ये तो आपने सेम स्पिन रख दी, इसके लिए हूंस कोई प्रॉब्लम कर रहा है? हूंस को कोई दिक्कत नहीं है इससे, हूंस को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको होगी? इसको, ये पुलिस के हिसाब से है, पुलिस को दिक्कत है इससे, पुलिस इसको, हूंस को कोई दिक्कत नहीं। हूंस बोलता स्पिन तब तक इन्वर्ट नहीं कर सकते, तब तक इन्वर्ट नहीं कर सकते स्पिन जब तक सारे सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो इन्वर्ट कहाँ की थी? ये तो सेम ही थी, तो उसने ऐसा नहीं बोला है सेम स्पिन नहीं रख सकते। कोई बोले मैं ऐसा कर दूं, क्या सही है? बिल्कुल सही है। ये था, फिर खाली क्यों? ऐसा कोई रूल नहीं। आप कहाँ से, हो सकता है आप बीच से भरना शुरू कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं, कहीं से कर दो आप, वो आपकी मर्जी है, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मेन जो दिक्कत है वो तुम समझ रहे होगे क्या? पहले सिंगली सेम स्पिन रखनी है, ये हूंस ने बोला, और एक और बैटल में सेम स्पिन नहीं रखनी, ये पुलिस ने बोला। इसलिए ऐसा हूंस ने ये भी नहीं बोला कि अपोजिट स्पिन करना है। अपोजिट स्पिन तब करनी है जब सारे सेम स्पिन के साथ सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए। तो ये वर्ड कहाँ से आते हैं? मल्टीप्लिसिटी, इनका क्या मीनिंग है? आपको मुद्दे की बात बता दी, अब ये इसका मीनिंग बताता हूँ। ये मल्टीप्लिसिटी जो है इसका क्या मीनिंग है और ये क्या चाहता है, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं, ठीक? देखिए, मल्टीप्लिसिटी क्या चीज होती है? मल्टीप्लिसिटी दैट इज इक्वल टू 2s sm that is equal to 2s plus 1 capital S, and s is equal to total spin, s is equal to total spin। total spin आपको काउंट करनी है। जैसे p3 का कोई कॉन्फ़िगरेशन आए, ये s, हम कन्वेंशन दिया गया है, s को क्या मानते हैं जब आपको सिंपली लिखना हो। अब हमें या तो इसका 1/2 लोगे या -1/2 लोगे, एक ही डायरेक्शन हो तो 1/2 लोगे या -1/2। तो बोला गया था मल्टीप्लिसिटी निकालते हुए, इन कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इन कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, इन कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी टेक s इज इक्वल टू +1/2 फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप 1/2 ले लीजिए, सिर्फ एसएम निकालते हुए। वैसे कोई बोल दे इसका मेरे को स्पिन क्वांटम नंबर बताइए, नहीं बता सकता। तो ये तो टोटल स्पिन बता रही है। इसकी कितनी होगी? 1/2। इसकी कितनी होगी? 1/2। इसकी कितनी होगी? 1/2। एस बताइए, बड़ा एस कितना होगा? 3/2। कितना होगा? 3/2। एसएम निकाला मैंने, 2 × 3/2 + 1 क्या आएगा? 4 के बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। कोई बोले मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दिए होते तो ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताते हैं क्या होगा। इसको यदि आप 1/2 लिखोगे, बिल्कुल लिख लीजिए। इसको तो फिर -1/2 लिखना पड़ेगा, इसको आप +1/2 लिख लीजिए। तो स्पिन कितनी हो जाएगी? टोटल स्पिन 1/2 है,
स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 2 इंटू 1/2 प्लस 2i। कौन से में स्पिन ज्यादा आ रही है? यही तो हून्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है। मेरे रूल के हिसाब से चलोगे तो मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आएगी, और मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आने से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बोलता है मेरे हिसाब से रखिए इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन। उसने क्या बोला था कि जब तक पेयरिंग नहीं करना तब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड विद सेम स्पिन ना हो जाए। कोई बोले ऐसे कर देते हैं, एस की वैल्यू तो अब भी 3/2 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अब भी 4 है, तो हून्स नहीं मना करता इसको बिल्कुल। हून्स को कोई दिक्कत नहीं, हून्स के हिसाब से ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। तो किसको प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम जो थी वो पुलिज को थी। पुलिज बोलता नहीं, एक ऑर्बिटल में 2 सेम स्पिन के नहीं रह सकते। जैसे एक कमान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं रह सकते। चाहे 3 इलेक्ट्रॉन डाल दे इसको तो भी मतलब नहीं है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को बोल दे ऐसा था और तीनों इलेक्ट्रॉन एक में डाल दिए तो भी मल्टीप्लिसिटी तो अब भी उतनी आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अभी 4 आ जाएगी। तो हून्स का जो रूल है वो तो सिर्फ मल्टीप्लिसिटी को डील करता है, और उसका देसी भाषा में मीनिंग ये है, एक एक करके सेम स्पिन के साथ डालते जाइए, पेयरिंग तब कीजिए जब सारे भर गए। समझ गए? ये है। जैसे मैं बात करूं भाई, आपका P4 कोई कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, P4 आप P4 में बात करें, ये डाल के ये डाल दें, कितनी होगी? Sm 2s + 1 होगा। ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1/2 1 - 1/2 1/2 और 1/2 1। यहाँ पे आप पुट करोगे 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कोई बोले मैंने ऐसे डाल दी तो बिल्कुल सही है, हून्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। हून्स रूल वायलेट हो रहा है? हून्स रूल नो वायलेशन, बिल्कुल वायलेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? फिर आगे देखेंगे, हम नहीं लिखते ऐसे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अफवाह प्रिंसिपल पे लिखा जाता है, सारे रूल मिला के। ये कौन नहीं कर रहा? ये पुलिस को दिक्कत हो जाएगी, ऐसा लिखोगे पुलिस चिल्लाने लग जाएगा। ठीक है, पुलिस प्रिंसिपल, पुलिस प्रिंसिपल ये वायलेट कर दिया आपने, बिल्कुल वायलेट कर दिया। 2 सेम स्पिन कैसे डाले? तो कौन सा रूल कहाँ वायलेट होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करें कार्बन 6, कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 1s2 2s2 2p2। ये आपका एक डिब्बा ये आपका, और 2p2 ये ऐसे लिखोगे। दिस इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, दिस इज इनकरेक्ट। क्या पुलिस को वायलेट किया? नहीं, पुलिस को तो वायलेट नहीं कर रहा, हून्स को वायलेट कर रहा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट लिखने के लिए पूरा अफवाह प्रिंसिपल सही होना चाहिए, पूरा अफवाह प्रिंसिपल सही होना चाहिए। ये है। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p2 2p3। आप कैसे लिखोगे? ये बात है। लो, तीनों इलेक्ट्रॉन आप ऐसे डालिए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर मान लिया कि मैं Mn का लिखूँ, Mn 25 होता है। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, तुम ऐसे लिखते जाओगे 1s 2s 2p6। अपोजिट स्पिन के साथ लिखोगे भाई 3p6, p को पहले ऐसे लिखोगे, फिर पेयरिंग 3d5, डी के 5 डिब्बे बनाओगे, एक एक करके डालोगे, पेयरिंग फिर स्टार्ट करना। 5 ही पेयरिंग स्टार्ट हुई, इसलिए नहीं स्टार्ट हुई, हून्स रूल फॉलो कराया आपने। क्या फॉलो कराया? तो ये था हून्स रूल, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों को अच्छे से समझिए। आपको बोल देगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है हून्स को फॉलो कर रहा है, पुलिस को नहीं कर रहा, पुलिस को नहीं कर रहा, हून्स को कर रहा है, दोनों का अपना मीनिंग। जब बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन, राइट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए,
करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो चारों रूल फॉलो होने चाहिए। N+L रूल क्या होता है अभी पढ़ गए हैं। एनर्जी ऑफ ए सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल कैसे बताते हैं? N+L इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, थोड़ी देर पहले ही बताया था। N+L सेम आ जाए तो N+L सेम आ जाए, N इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। ये दोनों किसके अंदर लगते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर। फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड होता है। जो मैंने एक्सेप्शन बताया थी क्रोमियम और कॉपर, उसमें होता क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, आप देखेंगे लिख के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास है उसमें आप देख लें होता क्या। हाफ फील्ड और जो फुली फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। रीजन क्या होता है? जैसे मैं बात करता हूँ क्रोमियम से, हम समझना शुरू करें। ये जो दिक्कत आएगी आपको ऐसे S2D4 में और S2D9 में आएगी। कैसे आएगी? हम क्रोमियम का लिख के देखेंगे और उसी से समझ लेंगे, दिक्कत आएगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए था, बाकी तो तुम बना लोगे। लास्ट का दिखा दो, ऐसा होना चाहिए था। होता क्या है, ये अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन के ऐसा कर लेता है और एक्चुअल में लास्ट में जो था वो ऐसा हो जाता है, जो लास्ट में है वो आपका ऐसा हो जाता है। देखिए सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। कहाँ कहाँ होगा ये तो दिख रहा है, यहाँ 2s भरा और यहाँ हाफ फील्ड होने में, हाफ फील्ड में कब आए, कितने होंगे? D5 होंगे, और फुली फील्ड में D10 होंगे। क्या P में भी ऐसी दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसी दिक्कत P कभी नहीं करता, D करता और F करता है। तो F का क्यों नहीं कराते? क्योंकि 12th क्लास में कराएंगे, ठीक है। कॉपर की बात करूँ, कॉपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 4s1, 3d10। सेम रीजन है आपका, ये ऐसा है और ये ऐसा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ले जाता है, ये हो जाता है D10 और ये हो जाता है S1। बात आती है, इसको देख के बच्चे को लगता है चलो ये तो, हाँ यहाँ तो आपने बोल दिया सिमेट्री होगी, सारों का थोबड़ा एक तरफ, मुंह एक तरफ हो गया। इसमें तो पहले भी ये सिमेट्रिकल था, ये अनसिमेट्रिकल कर दिया आपने। चलो ठीक है, इसको आपने ऐसा कर भी दिया तो लो ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो ये सिमेट्रिकल हुआ, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक और चीज दी कि ऐसा नहीं है, सिर्फ सिमेट्री ही रीजन है। उसने बोला हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सिमेट्री एज वेल एज एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्री एज वेल एज एक्सचेंज एनर्जी। लिखें द रीजन of more stability of half field and fully field are symmetry as well as exchange energy, symmetry as well as exchange energy. In case of half field, symmetry as well as exchange energy both are matter, both are important, but in case of fully field एक्सचेंज एनर्जी आर मोर इंपॉर्टेंट। मोर लिखा मैंने, ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं सिमेट्री अप्लाई होगा, मोर इंपॉर्टेंट ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन, कहीं भी दुनिया में तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यदि वो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह बैठा रहेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा। जैसे तुम भी अब लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे अनस्टेबल हो जाते हो, तो दुनिया की हर चीज घूमना चाहती है, पोजिशन एक्सचेंज करना चाहती है, घर से ऑफिस, घर से स्कूल, स्कूल से बस में, बस से घर पे। ऐसा करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाहेगा? एक्सचेंज। और एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज
एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक्सचेंज एनर्जी कैसे? नंबर ऑफ एक्सचेंज with same spin increase। एक्सचेंज एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? सेम स्पिन के साथ उसका एक्सचेंज करा दीजिए, जगह बदल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? जगह बदल। आप कैसे स्टेबल हो गए? घर पे साफ सफाई, स्कूल में गए वहां भी साफ सफाई, तब आप स्टेबल है। एक जगह आप बहुत खुश हो घर पे और स्कूल में बिल्कुल खुश नहीं हो, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, आपको मन नहीं करेगा आपको जाने का, एक्सचेंज करने का मन नहीं करेगा। एक्सचेंज करने का मन तब करता है जब सेम एनवायरनमेंट मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज तब करता है जब उसकी सेम स्पिन होती है। जैसे ये है, ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा। इसके साथ कर सकता है, बिल्कुल कर लेगा। इसके साथ कर लेगा 100%। इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी कर सकता है। कितने एक्सचेंज हुए इसके लिए? 4 का एक्सचेंज हुआ। ये करेगा, अब ये इसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया, वो तो काउंट हो ही गया नहीं। जब ये इसके साथ करेगा तो ये ऑलरेडी इसके साथ तो हो ही चुका है। समझ रहे हो बात को? समझे एकदम, दिमाग लगा के। नंबर ऑफ एक्सचेंज पूछेगा पेपर में। ये तुमने ये जो था बोला था ये इसके साथ कर लिया, या ये बोल दो ये इसके साथ कर लिया, ये तो काउंट हो चुका है। ये और किसके साथ? ये इसके साथ कर लेगा, इसके साथ कर लेगा और इसके साथ कर लेगा, मतलब ये 3 एक्सचेंज करेगा। इसका बात है, ये देखिए 3rd नंबर का इलेक्ट्रॉन, ये तो कर चुका है। इसके साथ बोल दूं या इसके साथ बोल दूं, इन 2 के साथ बचा हुआ। ये किसके साथ कर लेगा? 2 के साथ। ये किसके साथ कर लेगा? ये 2 के साथ करेगा। ये किसके साथ करेगा? ये 1 के साथ कर लेगा। ये भाई ये तो काउंट कर तो लिए इसका एक्सचेंज, इसके सब के साथ हो तो गए। टोटल कितने एक्सचेंज हुए? 10। आपको पूछा जाता है D5 में कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? 10 पॉसिबल है। और कब एक्सचेंज होगा? यदि इसका स्पिन उल्टा कर देता तो ये सारे एक्सचेंज रुक जाते, ये कोई एक्सचेंज नहीं करता, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। अब जैसे ये मान लीजिए मैं ऐसा करूँ, कितना एक्सचेंज पॉसिबल है? बड़ा ध्यान से देखो। इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखा, इसके साथ एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज में इसका नहीं, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हुआ, ये आपस में एक्सचेंज हो गई, ये आपस में एक्सचेंज हो गई। इसने कितने एक्सचेंज किए? 3 किए। इसने इसके साथ करेगा वो तो काउंट हो चुका है, इसके साथ और इसके साथ कर लेगा। ये इसके साथ करेगा, ऑलरेडी काउंट हो चुका है। इसके साथ करेगा, इसके साथ कर लिया, 1 इसका आ गया। ये सबके साथ काउंट हो गया। कितना एक्सचेंज आ गया? 3 2 1। 3 + 2 + 1 कितना हुआ? 6 है। कितना एक्सचेंज हुआ? 6 एक्सचेंज। जब D10 होता है आप देखोगे D10 में 20 एक्सचेंज हो गए। 10 तो ये वाले और 10 दूसरे। ठीक। तो एक्सचेंज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सचेंज क्यों? जैसे कि तुम खुद से एनालिसिस करना, जब तुम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हो स्टेबिलिटी बढ़ती है। कब एक्सचेंज करते हो? जो सेम इन्वायरमेंट मिले तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ एक्सचेंज करता है। तो जब वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इसलिए भी करता है क्योंकि उसके एक्सचेंज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप देखोगे ये आपका 4s था, ये था और ये था। अब तुम देखोगे यहाँ पे सिर्फ 6 एक्सचेंज थे और इस इलेक्ट्रॉन को मैं उठा के यहाँ ले जाता, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ उठा के ले जाता, तो यहाँ पे एक्सचेंज बढ़ के 10 हो जाता। एक 6 एक्सचेंज हो, एक 10 एक्सचेंज। तो कितना, किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है? इसमें। और ज़्यादा एक्सचेंज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिमेट्री से क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है? सिमेट्री जब हम बोल रहे होते हैं, कोई स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है तो उसमें रिपल्सन बहुत कम होता है। रिपल्सन क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी के लिए कौन रीजन है? अट्रैक्शन। तो कोई आपको बोल दे हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? सिमेट्री एज वेल एज एक्शन। सिमेट्री का मीनिंग अट्रैक्शन, कोलम्बिक अट्रैक्शन ज्यादा है, कोलम्बिक रिपल्सन कम है। हायर क्लासेज में इसको और डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो तुम मेडिकल पढ़ोगे, इंजीनियरिंग पढ़ोगे, क्यों केमिस्ट्री पढ़ोगे? लेकिन फिर भी किसी का इंटरेस्ट हो, रिसर्च में जाना हो, साइंटिस्ट बनना हो, तो बिल्कुल पढ़ोगे। तो आपको समझाने का मैंने सिंपल तरीके से समझाया। और ये चारों रूल मिलके अफबाउ प्रिंसिपल बनाते हैं। एक्सेप्शन 30 तक कॉपर और क्रोमियम है। क्या दुनिया में कॉपर और क्रोमियम ही है? नहीं, एक्सेप्शन 4 भी है, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं।
12th में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे। अब जो अपना बचा है, एक तो ग्राफ बचे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को थोड़ा पढ़ना है, ग्राफ बचे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल पढ़ा बचा हुआ है, और कुछ डिस्कवरी वगैरह के बारे में पढ़ना। तो यहाँ तक आप पढ़े, आगे नेक्स्ट में देखेंगे।